देखो बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सवाल हमेशा पूछे जाएंगे आपको इस चैप्टर पे से, भले ही आप जेई पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो, सवाल पूछे जाएंगे। एंड गाइस, ये जो एनआई और एनएफ वाला लॉजिक था, मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मैंने रिसर्च मारा यूट्यूब पर कि भाई फ्री प्लेटफॉर्म पर ये सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक कहाँ दे रखा है, कहीं नहीं दिया है। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये फ्री प्लेटफॉर्म पे दे दिया तो पेड पर क्या करेंगे, पेड पर सवाल कराएंगे। सवाल तो बहुत सारे हम लोग हमारी टेलीग्राम चैनल पर हम फ्री में डीपीपीज प्रोवाइड कर रहे, सवाल तो यूँ बन जाएंगे। तो ये होता है। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा बिलीव करना, ट्रस्ट रखना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलेंगे। चलो एनसीईआरटी के सवाल से शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ अ फोटोन। क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 state in hydrogen atom। ये सवाल है ना। इस क्वेश्चन की आप फ्रेमिंग कैसे करोगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको दो शेल्स के नाम दे रखे। अब सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि डिसाइड कैसे करें, हम इस चीज़ को डिसाइड कैसे करें। हमें लैम्डा और म्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखो दो बातें हैं मेरे पास में सीधी सीधी। एक चीज़ तो क्या करूँ मैं, इस वर्ड को पकड़ लूँ एमिटेड, बस मैं इस वर्ड को पकड़ लूँ और इस वर्ड को पकड़ के मैं फॉर्मूला लगा दूँ डेल्टा ई वाला, विच इज़ कॉल्ड एज 2.18 इंटू 10⁻⁻18। और क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे z की वैल्यू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, मैं यहाँ पर फॉर्मूले में z स्क्वायर को इग्नोर करूँगा, अभी ज़रूर लिख देता हूँ लेकिन आगे इग्नोर करूँगा, और ni की जगह मैं इनिशियल इसको मानूंगा। दिस विल बिकम इनिशियल फॉर मी। क्यों? क्योंकि एमिट कर रहा है। एमिट करने का मतलब है छोड़ रहा है, और छोड़ के पांचवें से दूसरे में आकर गिर रहा है, एमिशन हो रहा है। मतलब शुरुआत में इलेक्ट्रॉन पांचवें में था, अब वो सेकेंड में आ रहा है। तो मेरे लिए इनिशियल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और फाइनली वो आकर गिर रहा है सेकेंड पे, तो फाइनल हो जाएगा 2 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। मैं z को खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि z की वैल्यू तो 1 है। 25 4 सा 100, 25 4 सा माइनस 4 25 सा, तो वैल्यू विल बिकम 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू -21 आ रही है, डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं 10⁻+2 को, 100 इज 10⁻+2, मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इट विल बिकम 10⁻−2। ऊपर ले गया अगर मैं इसको, तो ये मुझे दिखने लगेगा -2.18 इंटू 10⁻−20 इंटू 21। अगर इमेजिन करो 21 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ 42 आएगा, कुछ 42 आएगा। तो 21 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 42। तो मुझे नियर अराउंड वैल्यू मिल रही है 42 इंटू 10⁻−20 जूल्स। तो मैं काम करता हूँ, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में ले आता हूँ, तो इट विल बिकम 4.2 इंटू 10⁻−19 जूल्स। दिस इज माई आंसर एंड द वैल्यू इज इन नेगेटिव। मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और मुझे एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब रिलीज हो गई, मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल गई। ठीक है, नाउ आपसे लेमडा पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, लेमडा निकालने का या न्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू या डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, और डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो मुझे एक बात बताओ, पहले मैं यहाँ से न्यू निकाल लूँ, डेल्टा E मेरे पास में है। अब गाइज यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप न्यू निकालने जाओ तो आप डेल्टा E बाय एच करोगे,
बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर भले ही एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस नेगेटिव साइन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगेटिव साइन? ये कह रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी छोड़ी जा रही है। अब अगर आप उस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ लिख दोगे तो आपके वेवलेंथ, आपके वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी। क्या कभी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। दिस नेगेटिव साइन मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ आने के लिए इतनी एनर्जी छोड़ी। कितनी? इतनी एनर्जी छोड़ी। तो हमें यही तो देखना है कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ आने के लिए जो एनर्जी छोड़ी है वो एनर्जी किस वेव लेंथ की और किस फ्रीक्वेंसी की है। तो अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने इतनी एनर्जी छोड़ी। अब मैं यहाँ कभी नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप whenever using delta E, whenever using delta E we are finding mu or lambda, never use नेगेटिव डेल्टा ई वैल्यू, हमेशा आप उसको पॉजिटिव करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4.2 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड्स। जूल से जूल्स कट गया, देखो अपने आप मेरी यूनिट पर सेकेंड हो गई। मैं जानता हूँ मेरे म्यू की वैल्यू हमेशा पर सेकेंड होती है, तो ये नीचे से सेकेंड ऊपर जाके पर सेकेंड हो गया। अब देखो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लेता हूँ 6.6, मतलब मैं 42 को अगर 66 से डिवाइड कर दो पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा। ना 66 6 7 सा 42 होता है, तो 6 से ही करना पड़ेगा। 6 6 सा 36, 3 कैरी 6 6 सा 36, 39, 396। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, 24, फिर लगा दिया 0, 66 अप्रॉक्सीमेटली 3 यानी 0.33। तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0.33 इंटू 10 टू द पावर -34 ऊपर जाके +34 हो जाएगा। 34 में से जब 19 जाएंगे तो क्या बचेगा? 5 और 15, तो इट विल बिकम 15 पर सेकेंड। तो ये तुम्हारी न्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है क्या? अरे हाँ, मैंने 3 क्यों लिख दिया यार? 6 टाइम्स जा रहा था ना, 396, तो 63, तो आंसर आ रहा है 0.63 अप्रॉक्सीमेटली। अब आप इसको अपने एनसीईआरटी में भी जब जाकर चेक करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, इनफैक्ट बस उसके अंदर एक चीज़ ये कर दी है कि डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया है, तो इसको 6.3 कर दिया है, तो ये 14 हो जाएगा 15 की जगह। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब आपको लेमडा निकालना है। अब देखो लेमडा निकालने का या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इतना बड़ा कैलकुलेशन करो, या तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला और है, C इज इक्वल टू लेमडा म्यू। तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई म्यू, ये फॉर्मूला लगा दो। तो लेमडा इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है? वेलोसिटी इज ऑलवेज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इसको अपन मान लो 6.3 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। सेकेंड कट गया, आपके लेमडा की वैल्यू ऑटोमेटिकली मीटर में आ गई। अब आपको 30 को डिवाइड करना है 63 से, पॉइंट लगा के मैंने 0 लगाया, 63 5 सा तो बड़ा हो जाएगा, 4 तिया 12, एक कैरी 24 25, तो 0.4 इट विल बिकम 252। यहाँ हो जाएगा 8, 9 में से 5 गए, बचा 4, फिर लगा दिया 0। नाउ 63 5 सा हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, 5 3 सा 15, 1 कैरी 31। हाँ ठीक है, इनफैक्ट और ज़्यादा आगे आ सकते हैं, तो चलो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मुझे वैल्यू मिली 0.46 इंटू 10 टू द पावर, ये +14 ऊपर जाके -14 हो जाएगा। -14 में से 8 गए तो बचा -14 में से 8 चले गए तो 6, 8 और 6 14, तो वैल्यू -6 मीटर।
मैं डेसिमल को एक डिजिट इधर ले आता हूँ, 4.6 इंटू 10 टू द पावर इट विल बिकम -7 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है मेरा आंसर यही आया है। हाँ जी, 4.6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये ससुरे बड़े तेज चलते हैं, ये ससुरे बड़े होशियार बनते हैं। आपको आंसर नैनोमीटर में दे रखा होगा, तो आप लोग सब जानते हैं कि 1 मीटर बोले तो 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया 2 डिजिट, तो इसको बना दिया 460 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख दिया 460 नैनोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज योर आंसर। कुछ ऊपर नीचे चलेगा, कुछ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। लेट्स फाइंड आउट अनदर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही उठाएंगे। चलिए ग्रेट। तो देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी चाहिए, इस तरीके के सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बस हेरा फेरी यूनिट कन्वर्जन में होती है। इसलिए मैंने आपको हमेशा यूनिट कन्वर्जन पे फोकस करवाया है इस चैप्टर में। मैंने हमेशा रिक्वेस्ट करी है, मैंने पिछले साल के बच्चों को भी बोला था कि यूनिट कन्वर्जन पर प्लीज़ बच्चा लोग ध्यान देना, और उनसे प्रॉब्लम होती है। चलिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी associated with electron in the first orbit। ठीक है, in the first orbit of helium positive and also find the radius of फर्स्ट शेल। ठीक है, अब बच्चा लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लगाओ लॉजिक। बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एंड फॉर्मूला क्या क्या मैंने लगाया था, माइनस ई इज इक्वल टू, याद करो इसी फॉर्मूले से अपन ने पहले ई आई लिखा था, फिर हमने ई एफ लिखा था, फिर ई एफ माइनस ई आई किया था, तब जाके हमको डेल्टा ई की वैल्यू मिली थी पॉजिटिव 2.18 जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये अलग फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया था -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से आया था। तो ये वो वाला फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना तो एक्साइट हो रहा है ना तो डी एक्साइट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही मौजूद है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आओ निकाले फॉर्मूले से जवाब, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज जेड स्क्वायर। भाई हीलियम है और हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू 1 है, क्योंकि आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, तो इट विल बिकम 1 का स्क्वायर यानी 1, और आंसर विल बी इन जूल्स। तो बस 4 मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 था 32, 3 कैरी, 4 1 4 5 6 7 0.4 2 8, तो -8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स विल बी योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी हो गई। हम एक बार चेक कर लेते, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जवाब आ रहा है, कोई ऊपर नीचे भी नहीं है इसमें। तो रेडियस पूछ रहा है, अब आप बताओ रेडियस कैसे निकालोगे। भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग। क्या था भाई, यही तो फॉर्मूला था कि नहीं था? अरे बिल्कुल था यार, है ना। तो 0.53 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट शेल, तो 1 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 एमस्ट्रॉन्ग। तो जाएगा 0.2 टू द 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 1 कैरी, 2 6 12, 0.265 एमस्ट्रॉन्ग विल बी योर आंसर। हम एक बार इसको आंसर को हमारे चेक कर लेते हैं, और हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया, कोई दिक्कत नहीं।
आप चाहें तो इसको मीटर्स में लिख सकते हैं, 0.265 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना। अगर आपको इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन क्यों इतनी पंचायत करना, जब हमारे पास में ये लॉजिक है तो हम इसको क्यों करें, तो हम इसको पॉइंट को इधर खसका देते हैं ताकि सुंदर दिखे। तो 2.65 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूँ। हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूँ जिसमें कभी कभी इनफाइनाइट पूछा जाता है। ये इनफाइनाइट का क्या चक्कर होता है, एक बार वो देख लो बस, फिर आप अप्रॉक्सीमेटली सारे सवाल कर लोगे। फिर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली सारे सवाल कर लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन समझो, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द, हाँ ये टर्म भी समझ लोगे तो ये डबल फायदा हो जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी Z की वैल्यू 1 हो गई, हाइड्रोजन आते ही Z की वैल्यू 1 हो गई, हमारा टेंशन खत्म हो गया। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लेमन सीरीज, ऑफ लेमन सीरीज, ऑफ लेमन सीरीज, बस खत्म, ये क्वेश्चन है। तो अब यहां पर लॉजिक क्या लगेगा, देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकला था, E = hc/λ। मतलब अगर आपको लैम्डा की वैल्यू छोटी चाहिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि यहां पर आप एक लेमन सीरीज की बात कर रहे हो, आप लोग जानते हो आपका n1 हमेशा 1 होगा यहां पर, ये तो हम लोग हमेशा जानते हैं। मतलब कि हमें यह देखना होगा कि जो डेल्टा E है, यानी तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आकर गिर रहा है, अगर वो सेकंड से आकर गिरेगा तो एनर्जी गैप तो कम होगा, अगर वो थर्ड से आकर गिरेगा तो एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर मान लो वो 4 से आकर गिरेगा तो एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ का थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन वो एनर्जी गैप मुझे मैक्सिमम चाहिए, मतलब मुझे डेल्टा ई एनर्जी गैप मुझे मैक्सिमम चाहिए, तभी मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। मतलब मुझे ये देखना है कि दुनिया में लेमन सीरीज में जितनी छोटी, जितनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो सके मेरे को वो चाहिए। और वो मैं कब अचीव कर पाऊंगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऐसे शेल से आकर फर्स्ट शेल में गिरे जिसमें एनर्जी गैप मैक्सिमम हो। और बेटा वो तो एक ही चीज़ पॉसिबल है, जब तुम्हारा इनफाइनाइट शेल में हो। मतलब मैं यही मानूंगा ना, क्योंकि मैंने ये हमेशा सिखाया है कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल में चले जाए तो उसकी एनर्जी 0 हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आकर सीधा फर्स्ट में गिरे तो इनफाइनाइट से यहाँ का जो डेल्टा ई होगा वो मैक्सिमम माना जाएगा। तो जब कभी भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो आप हमेशा इनफाइनाइट का इस्तेमाल करेंगे। ये लॉजिक याद कर लो, ये लॉजिक रट लो, इस लॉजिक को दिमाग में फिट कर लो। ऐसा ही सवाल कभी कभी आ सकता है कि व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर कभी इसकी जगह आपको सवाल आ जाए कि आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में अगेन आप यही फॉर्मूला याद रखेंगे, hc/λ। आपको लैम्डा बहुत लंबा चाहिए तो डेल्टा ई यानी एनर्जी गैप उतना छोटा होना चाहिए। तो एनर्जी गैप सबसे छोटा किस में होगा, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में आकर गिर जाए, बस एनर्जी गैप सबसे छोटा होगा। अगर वो थर्ड से आकर गिरेगा तो एनर्जी गैप तो बढ़ गया, आप देखो फोर्थ से आकर गिरा तो एनर्जी गैप तो और बढ़ गया। तो हमेशा ध्यान रखना लॉन्गेस्ट वाले केस में, लॉन्गेस्ट वाले केस में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले केस में अगर तुम्हारा n1 n है, क्योंकि मैं सिर्फ लेमन सीरीज के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ये हो सकता है बाल्मर में पूछ लिया जाए। तो बाल्मर में n1 की वैल्यू तो 2 होती है, ब्रैकेट में n1 की वैल्यू तो 3 होती है, पास्कल में 4 होती है, फंड में 5। मेरे को देखना पड़ेगा, जैसे लेमन, बाल्मर, पास्कल। हाँ, पास्कल में n1 की वैल्यू 3 होती है, ब्रैकेट में
n1 की वैल्यू 4 होती है। तो अलग अलग सीरीज़ की n1 की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अभी अपन ने मान लिया n, तो किसी भी सीरीज़ में लेमन, बाल्मर, पास्कन, ब्राकेट, पी फंड, किसी भी सीरीज़ में अगर n1 तुम्हारा n है, तो अगर तुमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n2 शुड बी n1 n+1। जैसे अभी अपन बात करें लेमन सीरीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेमन सीरीज़ की, तो मैं जानता हूं लेमन सीरीज़ में n1 की वैल्यू 1 है, तो मुझे n2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो मुझे इसमें कैसी वेवलेंथ मिल जाएगी? लॉन्गेस्ट। अगर मेरे पास में बाल्मर है, तो बाल्मर में अगर मेरे n1 की वैल्यू 2 है, तो n2 की वैल्यू बन जाएगी 3। समझ गए? मान लो एग्जाम्पल पास्कन, पास्कन में अगर मान लो n1 की वैल्यू 3 है, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 4। ये लॉन्गेस्ट की है। और शॉर्टेस्ट का तो आपको समझ में आ ही गया। शॉर्टेस्ट में अगर आपको शॉर्टेस्ट लेमडा चाहिए, तो तुम्हारे n1 की वैल्यू अगर n है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, n2 मुझे हमेशा इन्फाइनाइट लेके चलना पड़ेगा। n2 हमेशा इन्फाइनाइट रखो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बच्चा लोग ये बहुत की पॉइंट्स सिखाए मैंने आपको, इसको बोलते हैं की पॉइंट्स। चलो अब देखो फॉर्मूला क्या लगाएं। सर मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पर मुझे बस एक तकलीफ है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि एमिट हो रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है। अब क्योंकि एमिट और अब्जॉर्ब पता नहीं चल रहा है सवाल से, मैं यहाँ पर NI और NF नहीं मान सकता, इनिशियल और फाइनल नहीं निकाल सकता। तो क्या करूँ? तो ठीक है, मैं न्यू बार वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। 109677 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन है, तो ये तो Z² हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई बाय 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। भाई ये भी तो फॉर्मूला है। अब तुमको अगर यहाँ पर NI और NF नहीं पता, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम ना कि अब्जॉर्ब होके गिर रहा है या अब्जॉर्ब होके एक्साइट हो रहा है या रिलीज होकर गिर रहा है, तो हम NI NF डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हम ये यूज़ कर लेते, कोई तकलीफ थोड़ी है। तो ये जाएगा 109677 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसलिए 1 Z की वैल्यू 1/N1 स्क्वायर, N1 इज़ 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, -1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो 0 ख़त्म, इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई, तो ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। 1 तो 1 ही है और ये भी 1 है, तो न्यू बार की वैल्यू क्या निकल आई? 109677 पर सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/न्यू बार, तो जाएगा 1/1.09677 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर्स। मैंने सेंटीमीटर, यहाँ जो पर सेंटीमीटर था इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, तो न्यू इज इक्वल टू 1/1.09677, तो पॉइंट लगा के 0। अब 1.09677 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा कुछ 9 पॉइंट समथिंग, तो 9.11, तो 0.911 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाकर हो जाएगा +5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर मैं डेसिमल को इसी तरीके से छोड़ दूँ, बस मिल गया जवाब। अब और क्या चाहिए? यही तो जवाब है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर लें, 109677 और ये सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी 911 इंटू 10⁸ 8 हाँ, डिवाइड करने पर 8 सेंटीमीटर्स आ रहा है। -8 तो नहीं आ रहा है, हाँ -8 आ रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। -8 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है? बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी ऊपर वाली। तो गाइस दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके के सवाल बच्चा लोग आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अब आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम भी कोशिश करेंगे लाइव क्लास लगा के प्रैक्टिस करने की,
ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा, देन वी विल फिनिश ऑफ दिस लेक्चर। कई बार देखो एक सवाल और आता है, और ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला है, एंड चुटकी बजाते होने वाला सवाल है। एकदम आप चुटकी बजाओगे एंड जवाब आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अ सर्टन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अ सर्टन ट्रांजिशन in hydrogen spectrum from excited to ground state, from excited to ground state in one or more step, in one or more step gives a total number of 10 lines, give a total number of 10 lines. How many of these belongs to UV? How many of these belongs to UV? अब बेटा देखो, इस तरीके का जो भी सवाल आता है, इसमें सवाल के अंदर आप लोगों को बस एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला होता है n plus 1/2. You have to use the formula n minus 1/2. n minus 1/2. ये फॉर्मूला आपको बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन n1 से n3 तक गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आकर गिर रहा है, एक बार ऐसे गिरेगा, एक बार ऐसे गिरेगा और फिर ऐसे गिरेगा। तो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ आपको लाइंस मिलेगी, आपको इस प्रकार के कितने रेडिएशंस मिलेंगे डी एक्साइटेशन होते वक्त। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे n minus 1/2। तो यहाँ पर n क्या है, अब यहाँ पर आपका n क्या है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि मेरा एक्साइटेड स्टेट 3 है। तो यहाँ पर मेरे n की वैल्यू हो जाएगी 3 minus 1/2, तो 3 × 2/2। तो मैंने 2 से 2 कट गया, मुझे वैल्यू क्या मिली 3। मतलब मुझे कितनी लाइंस मिल रही है, 3 लाइंस। क्या मैंने बनाई 3 लाइंस? हाँ। पहले मैंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सीधा फर्स्ट शेल में आ जाएगा, तो एक लाइन तो मुझे ये मिल गई। फिर मैंने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से डी एक्साइट होकर पहले सेकेंड शेल में गिरेगा, तो सेकेंड लाइन ये हो गई। फिर वो सेकेंड से डी एक्साइट होकर फर्स्ट में आ जाएगा, तो मेरी थर्ड लाइन ये हो गई। तो आपको ये बताना है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कितनी लाइंस छोड़ता हुआ नीचे आएगा। तो ये फॉर्मूला मेरा बच्चा लोग आपको हमेशा यूज़ करना है। यू शुड ऑलवेज यूज़ दिस फॉर्मूला। तो अब आप किसी भी में बताता, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन अभी n = 5 शेल में है और वो डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। कौन सी स्टेट बेटा, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट अपने को 1 ही मानना है, यूजुअली 1 में ही माना जाता है। तो यहाँ पर कितनी लाइन एमिट होगी, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 5 minus 1 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 4 = 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। तो ये कितनी लाइन्स छोड़ रहा है, ये 10 लाइन्स छोड़ रहा है। यानी जब आप 1 2 3 4 और 5 जब आप देखोगे तो ये 1 लाइन, फिर ये 2 लाइन, फिर ये 3 लाइन, फिर ये 4 लाइन। 4 लाइन हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 4 लाइन हो गई। फिर 4 के बाद ये 5वीं लाइन, ये 6ठी लाइन, ये 7वीं लाइन। इस तरीके समझ में आ रही चीज़ आप लोगों को? तो ये आपको ऐसे करते करते अभी आप और इसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिर गया, फिर यहाँ से यहाँ गिर गया, फिर यहाँ से यहाँ गिर गया। तो ऐसे करते करते आपको टोटल 10 लाइन मिलेगी। तो आप इतनी लाइंस गिनने बैठोगे, इससे अच्छा तो आप ये फॉर्मूला लगाओ और बताओ कि कितनी लाइंस निकल रही है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज़ करना है, n = टोटल लाइंस = n minus 1/2। अब ये बोल रहा है इस सवाल में कि 10 लाइंस छोड़ दी है इसने, तो हमारे पास में 10 लाइंस हैं, n minus 1/2। बस आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है।
जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 10 टू द 20 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? वैसे मैंने अभी वहाँ पे 5 की वैल्यू रखी थी, तो n की वैल्यू जब आप 5 रखोगे, या ट्रायल एंड एरर से कर लो, या जो ट्रायल एंड एरर से कर लो। आप यहाँ पर n की वैल्यू 5 रख के देखो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2 यानी 5 इंटू 4/2 यानी 10। तो यस 10 लाइन्स मिल रही जब n की वैल्यू 5 होती है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे n की वैल्यू क्या है 5। तो देयरफॉर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कम टू नो कि n की वैल्यू क्या है 5। तो बस आपको 5 शेल्स जो हैं, 5 शेल्स आपके अल्ट्रावायलेट लाइट को बिलोंग कर रहे हैं, खत्म। ठीक है, अब देखो 5 शेल्स मिल गए। अब यहां पर हम सवाल करेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब हम लोग ये बात सब जानते हैं कि अगर 10 स्पेक्ट्रम की लाइंस मुझे मिल रही है, अगर मुझे 10 स्पेक्ट्रम की लाइंस मिल रही है और मेरे पास में टोटल शेल 5 है, तो वो यूवी को कितने बिलोंग करेंगे? आप लोग सब जानते हो कि लेमन सीरीज से हमने सीखा कि जब कभी भी आपका ग्राउंड शेल 1 हो और एक्साइटेड शेल कुछ भी हो 2 3 4 5, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 5वें से पहले में, चौथे से पहले में, तीसरे से पहले में या दूसरे से पहले में गिरे, ये लेमन सीरीज में आता है और आप लोगों को यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस दिखती है। तो 5 शेल्स है, तो 5 में से 1 2 3 और 4 लाइंस ऐसी होंगी जो यूवी को बिलोंग करेगी। तो देयरफॉर देयर आर 4 लाइंस विच बिलोंग्स टू यूवी। अगर इसके आगे वो आपसे कभी यूवी की जगह कभी आपसे सवाल वो विजिबल का पूछता, तब आप क्या करते? तब आप बोलते कि यार बाल्मर सीरीज से मैंने सीखा है, मैंने बाल्मर में सीखा है कि मेरे n1 की वैल्यू 2 होती है, फिर n2 की वैल्यू क्या हो सकती है 3 4 5 कुछ भी, आप 1 गायब कर दो। अब आपका यहाँ पर 5 4 3 2 और 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन 5वें से दूसरे में गिरेगा तो विजिबल, चौथे से दूसरे में गिरेगा तो विजिबल, और तीसरे दूसरे में गिरेगा तो विजिबल। तो विजिबल के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइंस देखने को मिलेगी, यूवी के लिए आपको देखने को मिल रही थी 4। समझ में आ गई बच्चा लोग? तो इस तरीके से आपको कितनी लाइंस मिल रही है वो आप यहाँ पर पता कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8th 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस विद दिस आप थोड़ी और प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे लाडले बच्चों।